नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या बिहार में जातीय जनगणना को यह मान लिया जाए कि यह मंडल पार्ट 3 की शुरुआत है? क्या अब यह मान लिया जाए कि भारत में अब जो राजनीति होगी, जो देश में राजनीति होगी, उसकी दशा और दिशा यह आंकड़े तय करेंगे? क्या इसी के इर्द गिर्द अब ये राजनीति होगी? हम मंडल पार्ट 3 की शुरुआत होगी, यह क्यों कह रहे हैं, यह आपको हमारे आगे वीडियो के विश्लेषण में समझ में आएगा। लेकिन यकीन मानिए कि इसने एक बार फिर से मंडल पार्ट 3 मंडल कमिशन की याद तो दिला ही दी है। और जिन लोगों को याद नहीं होगा उनको भी मैं बताऊंगा कि मंडल कमिशन के दौरान क्या हुआ था, वो दौर क्या था। लेकिन उसके पहले ज़रा आप ये जान लीजिए कि इन आंकड़ों से वो 5 बड़ी बातें क्या सामने आई हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और इस पर फोकस करना ही होगा, क्योंकि यह आने वाले दिनों में राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि वो 5 पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट ये है कि यादव मुस्लिम का प्रभाव अब जो है वो बढ़ जाएगा। पहले से भी प्रभाव था, यह आरजेडी का कोर वोट था, MY समीकरण, जिस पे लालू यादव पिछले 15 से 20 साल से बिहार में राजनीति कर रहे हैं। और यह समीकरण अगर आप देखें तो 17 कुछ फीसदी मुसलमानों की संख्या जो 2011 की जनगणना के मुताबिक इसमें वृद्धि हुई है। पहले 16 कुछ था। यादवों की संख्या 14% है। हालांकि इन दोनों आंकड़ों पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि यह आंकड़े ना बढ़े हैं, यह आंकड़े ना घटे हैं, ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन, अलबत्ता यह आंकड़े बढ़े ही हैं। तो लिहाजा इन आंकड़ों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो तो खैर बात की बात, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है, अगर ये MY समीकरण मजबूत होता है और अगर भी जिस तरह से मौजूदा हालात है, तो आप यकीन मानिए कि आने वाले दिन में आरजेडी जो है वो एक बड़ा वोट बैंक उसके साथ है और वो आने वाले दिन में इसकी भागीदारी होगी। हालांकि इसकी भागीदारी पे भी सवाल उठ रहे हैं। इसकी भागीदारी पे सवाल ये उठ रहा है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या उसकी भागीदारी उतनी ही। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी संख्या उतनी होगी। आरजेडी के पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव खुद कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उम्मीदवारी उतनी बढ़ेगी। तो लालू यादव को खैर अब तेजस्वी यादव को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी मुस्लिम नेता को बिहार का डिप्टी CM बना देना चाहिए, क्योंकि उनकी भागीदारी, उनकी संख्या 17 कुछ है और यादव की संख्या 14 कुछ है। तो ये सवाल भी उठ रहे हैं। हम दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब अति पिछड़ा पर होगा फोकस। अब क्या मतलब पिछड़ों के हाथ में होगी सत्ता की चाबी? क्योंकि अगर आप अति पिछड़ा की बात करेंगे तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर मेरे पास जो डेटा है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो उसके हिसाब से अगर आकलन करें तो आपको समझ में आएगा कि इनका डेटा क्या कहता है। अगर आप इनकी बात करें तो कुर्मी की संख्या 2.87% है। इसके बाद आप देखिए यादव संख्या जो है वो 14.26% है। कुशवाहा जो है 4.27%। मतलब कि इनकी संख्या भी जो है, जो पिछड़े वर्ग जिनको OBC कहते हैं, क्या अब इनके हाथ में होगी सत्ता की चाबी? और इनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि इनकी भी जो इसके बाद से यह सवाल भी उठने लगे हैं, क्या बिहार में मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, क्या इनकी भागीदारी बढ़ेगी, क्या मंत्रिमंडल में और मंत्री इसमें शामिल किए जाएंगे? तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे राजनीति हो, तो चलिए सवर्णों की राजनीति पर उठेंगे सवाल। जो सवर्ण है उनकी भागीदारी आप देखिए बहुत ही कम आई है। अगर आप बात करें, हालांकि भागीदारी पहले भी कम थी, ऐसा कुछ नहीं है डेटा की जो बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन हाँ इनकी जो संख्या वो वाकई चौंकाने वाली। ब्राह्मणों की का जो प्रतिशत 3.65 यानी 47,81,280 इनकी संख्या है। राजपूतों की का जो परसेंटेज है 3.45 यानी 45 लाख, माफ़ कीजिएगा, लगभग इनकी संख्या है। और भूमियार तो इस टॉप 10 में कहीं है ही नहीं। और कैस्टों की संख्या तो 0.6% है। तो जो इनके जो उम्मीदवारी है, जो इनकी भागीदारी है, क्या इस पर सवाल उठेंगे? क्या इनके राजनीतिक कैरियर जो है उस पर बहुत बड़ा सवाल उठेगा? तीसरा, छोटे जातियों पर लौटेगा फोकस। जो छोटे जातियों जिनको लोग दरकिनार करके MY समीकरण या फिर बाकी जातियों पर फोकस करते थे, क्या उनकी भागीदारी बढ़ेगी छोटे जातियों पर? मैं एक बार जरा डेटा आपको बता दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब आप देखिए मूसहर की संख्या 3% है। चंद्रवंशी की संख्या 1.64% है। धानुक जो है 2.13%, माफ़ कीजिएगा। धोबी जो है 0.83% है। नाई जो है 1.59% है। नोनिया जो है 1.91% है। कुम्हार जो है 1.40%। पासी, जिसको पासवान कहते हैं, इनकी संख्या जो है 0.98% है। बढ़ई की संख्या 1.45% है। मतलब अगर आप ऐसे देखें तो इनकी संख्या जो है, क्या यह इनकी संख्या भी निर्णायक साबित होगी? और इसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो ये है, जो कि जाति विशेष खास है। कुशवाहा और पासवान की बढ़ेगी पूछ। कुशवाहा की संख्या जो है वो 4.210 यानी 55 लाख करीब में इनकी जनसंख्या है। और पासवानों की जो संख्या है वो 0.98 आई है। अब आप समझ सकते हैं क्यों कुशवाहा पासवान को कहते हैं हम लोग। कुशवाहा, पासवान और चमार, अगर इन तीनों की संख्या मिल जाए तो 15% से ज़्यादा है।
अगर इनकी संख्या 15% से ज़्यादा होती है तो क्या इनका वोट बहुत निर्णायक होगा। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने यही खेल किया था और अब इस वोट में सेंध लगाया था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को बैकफुट पे आना पड़ा, उनकी सीटों की संख्या बेहद कम हो गई और यह वोट बैंक जो है वो बीजेपी के लिए बड़ा मजबूत है। तो यह जातीय आंकड़े जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी जो है वो बिल्कुल वहाँ कमज़ोर हो गई। बीजेपी को अगर सवर्णों का साथ मिलता है और अगर जिनकी संख्या लगभग 15% मान लीजिए सवर्णों की संख्या और 15% अगर ये मिलते हैं तो 30% इनकी संख्या हो जाती है। 32% MY समीकरण और OBC को मिला ले तो कांटे की टक्कर होगी। और अगर इसमें से वोट कंसोलिडेट हुआ तो आप यकीन मानिए कि यह किसी भी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला नहीं है। तो लिहाजा इस पे फोकस करना बहुत जरूरी, इसको समझना बहुत जरूरी। और जिन लोगों को याद है कि मैंने कहा था कि मंडल कमीशन, तो आपको याद हो 90 के दशक में जब BP सिंह ने मंडल रिपोर्ट के आयोग को लागू सिफारिश की थी, हालांकि उस समय लागू नहीं हो पाया था। उसके बाद से देश में एक भूचाल मच गया था आरक्षण को लेकर। उसके बाद से ज़बरदस्त आंधी आई थी, उसके बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे, देश में आगजनी के भी कई कांड हुए थे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या यह मंडल पार्ट 30 की शुरुआत होगी। देखना यह भी होगा कि यह वोट बैंक जो है, यह जातीय समीकरण जो है वो आने वाले चुनाव पे कितना असर पड़ना, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट में वहाँ चुनाव होने वाले हैं। तो आप देखिए 5 राज्यों के चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो क्या यह समीकरण, जातीय समीकरण इस पर असर डालेगा? हालांकि जो जानकार है, जो मेरी अपनी समझ, जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, इसका बहुत असर तो पड़ने नहीं जा रहा है जातीय। लेकिन हाँ, यह अलग है कि यह एक माहौल बनाने के लिए ठीक है कि भाई आप नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव खुश हो जाएं, लेकिन वोट कंसोलिडेट किधर होगा यह अभी देखने वाली बात होगी। हालांकि राहुल गांधी बार बार OBC की बात छेड़ के, चाहे वो संसद में महिला आरक्षण बिल के दिन हो, कि उन्होंने कहा कि OBC महिलाओं को जो है इस आरक्षण बिल में कोटा दिया जाए, वो बार बार OBC को करे। और वो कह रहे हैं कि जब देश में अगर IND गठबंधन की सरकार आती है तो जातीय जनगणना पूरे देश में कराई जाएगी। तो यह एक तरह से मंडल पार्ट 3 की शुरुआत मानी जाए और इसको ये लोग जो है वो और तेज़ करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इनके नतीजे क्या आते हैं, यह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से इस समय विकास की राजनीति को फोकस किया गया और जिस तरह से लोग विकास के प्रति आश्वस्त हैं, लोगों में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक विश्वास जगा है, देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे किसी भी राज्य में हो। नीतीश कुमार भी लॉ एंड ऑर्डर के बदौलत 2005 में उनकी सरकार बिहार में आई थी और उस समय जो है वो बिहार जो त्राहिमाम कर रहा था लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। और जो लोग 90 के दशक में बिहार में रहते हैं उनको यह बात बहुत भली भांति पता होगा। लिहाजा अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या यह जातीय समीकरण विकास पे भारी पड़ेगा क्या। हालांकि यह भी बात कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय समीकरण से इतर राजनीति करना बड़ा ही मुश्किल, एक तरह से नामुमकिन है। लेकिन पिछले 10 सालों में यह दौर बदला है, पिछले 10 सालों में यह मानसिकता बदली है, पिछले 10 सालों में राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी OBC कैटेगरी से आते हैं, वो लगातार विकास की बात करते हैं। तो इसका भी एक बड़ा असर लोगों के दिमाग में पड़ेगा कि भाई OBC केवल जात के आधार पर अगर वोट करते हैं तो विकास कहाँ से होगा। क्योंकि उन लोगों ने देखा कि MY समीकरण ने जब वोट किया और RJD की सरकार रही अब बिहार में, तो उसकी स्थिति क्या हुई। भागीदारी के लिए बात बढ़ेगी, सवर्णों के भागीदारी पर बात बढ़ेगी, लेकिन इतना जल्दी परिवर्तन होगा यह मानने वाली बात अभी नहीं लग रही है। हाँ, इसको लेकर देश में एक नई तरह की बहस जरूर छिड़ गई है, छिड़ भी सकती है, आगे भी इसका स्वरूप कुछ बदल सकता है। लेकिन यकीन मानिए कि मंडल पार्ट 3 की शुरुआत तो ये लोग कर सकते हैं, लेकिन अंजाम 90 के दशक की तरह होगा यह कहना अभी बड़ा मुश्किल है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इसका अंजाम 90 के दशक की तरह होगा। हम लगातार इस खबर पे आपको अपडेट देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्या इससे जुड़ी डेवलपमेंट क्या है। मेरी भी नज़र लगातार बढ़ी। हालांकि इस जातीय आंकड़े आने के बाद से, जनगणना के बाद से लगातार नीतीश कुमार भी कह सकते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसकी उम्मीदवारी बढ़ेगी। तो मुमकिन है कि बिहार में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। मुमकिन है कि कांग्रेस भी लगातार इसको कह रही है कि हो सकता है कि OBC कैटेगरी को और मंत्रियों को जगह दी जाए, एक फेरबदल की संभावना है। यह भी मुमकिन है कि इसको देखते हुए मोदी सरकार भी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, लेकिन चूंकि राजनीति में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है और वोट के लिए तो हर तरह के तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इस जातीय तंत्र का, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, मैं टेक्नोलॉजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके आधार पर वोटों की संख्या निर्धारित होगी, इसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। तो लिहाजा यह एक बड़ा फैक्टर प्ले करने जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जिस चिराग पासवान की बात कर, जो मैं कह रहा हूं कि कुशवाहा और पासवान एक निर्णायक वोट साबित हो सकता है, आपको याद हो तो चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी का हनुमान है
और एलजेपी जो है वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है, वो शामिल हो चुकी है। चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल हो चुकी है, उनके चाचा पारस पासवान भी ऑलरेडी मंत्री हैं केंद्रीय में। तो लिहाजा अब ये देखना होगा कि यह जो समीकरण है यह बीजेपी के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा की 40 सीटें बिहार से हैं, 80 सीटें यूपी से, 120 सीटें टोटल इसी 2 स्टेट से है। तो लिहाजा इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और कहते भी हैं कि दिल्ली के सत्ता का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जाता है। तो इन सब बातों पे ध्यान देना होगा, समझना होगा। इसका विश्लेषण मैं लगातार आपको करते रहूँगा और लगातार मैं आपको इस खबर से अपडेट कराते रहूँगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यह राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है और इस पे पैनी नज़र मेरी भी है। आप भी इस पर आकलन कीजिए, आप भी अपनी राय दीजिए, आप भी अपने विचार हमें बताइए। हम आपके विचारों को अपने न्यूज़ में समाहित करेंगे, बताएंगे, उसका एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका व्यू क्या है, हमारा व्यू क्या है। हम दोनों मिलकर इसको एनालाइज करेंगे। नमस्कार।